नमस्कार पितार्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनने। इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील लगातार कर रहे हैं कि मास्क पहने, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा अपने सामने है। अनलॉक की प्रक्रिया कई राज्यों ने शुरू की है, लेकिन लापरवाही ना करें, मास्क जरूर पहने। पंजाब के पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों ने राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के सामने सिद्धू के समर्थन में पोस्टर लगा दिए हैं। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थकों ने राज्य के कई जिलों में कैप्टन के समर्थन में पोस्टर लगाए थे, और यही नहीं, ये पोस्टर अमृतसर में भी सिद्धू के घर के बाहर देखे गए। तो पंजाब में आगे क्या होगा, ये सवाल भी अब खड़ा हो रहा है। दरअसल आपको बता दें, ये पोस्टर वॉर शुरू हुआ है पंजाब में, जहां पर सिद्धू के समर्थकों ने राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के सामने सिद्धू के समर्थन में पोस्टर लगा दिए। और इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थकों ने भी राज्य के कई जिलों में कैप्टन के समर्थन में पोस्टर लगाए थे। यही नहीं, ये पोस्टर अमृतसर में सिद्धू के घर के बाहर भी देखे गए थे। सिद्धू के घर के बाहर पहले कैप्टन अमरिंदर के पोस्टर देखे गए, उसके बाद अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास के बाहर सिद्धू के पोस्टर लगे नजर आ रहे हैं। तो पंजाब के पटियाला से ये बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों ने राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के सामने सिद्धू के समर्थन पोस्टर लगाए। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अमरिंदर सिंह के पोस्टर अमृतसर में लगे, वहीं पटियाला में सिद्धू के पोस्टर नजर आ रहे हैं। तो पंजाब कांग्रेस में ये पोस्टर वॉर शुरू हो चुकी है, जहां पिछले कई दिनों से कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थकों ने पंजाब के कई जिलों में पंजाब द कैप्टन के पोस्टर लगाए थे। वहीं अमृतसर में भी नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर भी ये पोस्टर देखने को मिले। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, पंजाब में पोस्टर लगाने का ये क्या मामला है? देखिए, पंजाब में काफी दिनों से कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों के बीच तकरार है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैबिनेट छोड़ दिया, नवजोत सिंह सिद्धू को कई अहम मंत्रालय देने का प्रस्ताव भी दिया गया, प्रियंका गांधी ने पंचायत भी की, उसके बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू मान नहीं रहे। उनकी दो प्रमुख मांग है। पहली तो ये है कि पंजाब में चेहरा बदला जाए। उनका ये कहना था कमेटी के सामने कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर अगला चुनाव नहीं जीत सकते। दूसरा, वो अहम संगठन में जिम्मेदारी चाहते हैं, प्रदेश का अध्यक्ष बनना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कांग्रेस के सामने कि इनकी दोनों मांगों को मानने के लिए अभी कांग्रेस तैयार नहीं है, और यही वजह है कि दोनों के बीच वार पलटवार होता है और पोस्टरबाजी उनके समर्थक करते हैं। जब दो नेताओं के बीच टकराव होता है तो उनके समर्थक जरूर नारेबाजी करते हैं, पोस्टरबाजी करते हैं। आप राजस्थान में देख लीजिए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जब जंग छिड़ी थी तब की बात देख लीजिए। आप हरियाणा में देख लीजिए, अशोक तंवर और हुड्डा के बीच में जब जंग छिड़ी थी पॉलिटिकल, तब भी आप देख लीजिए। और वही पंजाब में हो रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थकों ने कहा ऐसा जाता है कि कई बार सिद्धू के मिसिंग होने की फोटो या पोस्टर चिपकाए, उसके बाद अब देखिए कि सिद्धू के समर्थक भी फोटो लगा रहे हैं। खुद सिद्धू ने काला झंडा लगाया था किसानों के समर्थन में और तमाम मांगों को लेकर के। तो सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जो एक तरह से लड़ाई चल रही है सियासत की, वो एक कमेटी बनाने के बाद, उनमें दोनों के मिलने के बाद भी अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। आज दोपहर बाद वो कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है सोनिया गांधी को। क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, इसलिए वो कमेटी के सदस्य ऐसा कह रहे थे कि वो अपनी रिपोर्ट भिजवा देंगे। उसके बाद फैसला क्या लेता है कांग्रेस आलाकमान, ये देखने वाला होगा, ताकि ये पोस्टर वार, ये इस तरह की मत विभिन्नता चुनाव के ठीक पहले जो हो रही है, जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है, वो रुके। ठीक है, पंकज भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, इस पर अभी तक कोई बयान भी सामने आया? देखिए, अभी तक कोई बयान जो है इस पूरे मामले को लेकर दोनों तरफ से सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि इंतजार सोनिया गांधी के उस फैसले पर आ रहा है कि किस तरह से एडजस्टमेंट की जाएगी। लेकिन उससे पहले जो इनके समर्थक हैं वो एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह अमृतसर में जो है उनके पोस्टर लगे हैं, तो वहीं पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के जो पोस्टर हैं वो लगे हैं। तो ऐसे में जो दूसरे सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो खामोश हैं, वो चुप हैं। कल कुछ मेंबर पार्लियामेंट कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले थे, उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही 2022 की कमान दी जानी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ विधायक ऐसे भी हैं, कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अगर 2022 का चेहरा बनाया तो हम 2022 में चुनाव हार जाएंगे। तो ऐसे में कमेटी ने अगले कुछ दिनों में अपनी अगला एक्शन लेना है। किस तरह से क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या डिप्टी सीएम नवजोत सिंह सिद्धू को लगाया जाएगा, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू को आमने सामने बिठाकर
समझौता करवाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इससे पहले हरीश रावत ने भी कोशिश की थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू की मुलाकात भी हुई और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू मेरी कैबिनेट में वापस आ सकते हैं, लेकिन सिद्धू ने कैबिनेट से वापस आने से मना कर दिया था। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। वहीं पंजाब की सियासत पर जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बलबीर सिंह सिद्धू से पूछा सवाल, तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। पोस्टर लगे एमएलए और यूथ कांग्रेस को लेके, आज शायद रिपोर्ट ऐसे है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे कैप्टन हैं, वो कैप्टन रहेंगे और कैप्टन हाँ कैप्टन रहेंगे। अरुण, ये पंजाब मामले में कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कुछ पता चल रहा है? देखिए, जो कमेटी ने रिकमेंडेशंस की हैं, रिपोर्ट दी है, उसमें ये माना है कि पंजाब के कांग्रेस में एक दोनों के बीच जबरदस्त मतभेद है और अगर इस मतभेद के साथ पार्टी चुनाव में जाती है 2012 तो हो सकता है कि चुनावी गणित उसकी ठीक न बैठे और पार्टी को बहुत गहरा नुकसान होगा और धक्का लगेगा। उसने रेकमेंड किया है कि किसी भी कीमत पर इसको सॉल्व किया जाना चाहिए, यानी नवजोत सिंह सिद्धू को और कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रताप सिंह बाजवा, इन सबके बीच जिस तरह से मतभेद है उसको खत्म नहीं अगर किया गया तो अगले चुनाव में पार्टी को नुकसान होगा, पहली बात। दूसरी बात, सिद्धू को मनाने के लिए अगर डिप्टी सीएम तक का पद देना पड़ सकता है तो भी उनको देना चाहिए, क्योंकि सिद्धू क्राउड पुलर हैं, भीड़ को अपनी तरफ खींचते हैं, अच्छा वक्ता हैं और उनको लेकर के एक चार्म लोगों में रहता है, उनको लोग सुनने आते हैं, उनको उनका भाषण सुनने आते हैं, उनको देखने आते हैं, उनको भी पार्टी में रखा जाना चाहिए, यानी सिद्धू को भी कहीं ना कहीं समायोजित करना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही है कमेटी के अंदर से, जो सूत्रों की जानकारी है, कि प्रदेश के संगठन में बदलाव होना चाहिए और अध्यक्ष भी बदला जाना चाहिए, यानी सुनील जाखड़ जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पसंद के अध्यक्ष हैं, उनकी जगह पे कोई और अध्यक्ष आना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह इन सारी रिकमेंडेशंस को अगर आला कमान कहता है तो मानने को तैयार हैं? जो सूत्र बताते हैं अशोक गहलोत की तरह ही वो भी अड़े हुए हैं, जैसे अशोक गहलोत सचिन पायलट को कोई पद नहीं देना चाहते जल्दी से, वैसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह भी, उनके समर्थकों का यह कहना है कि सिद्धू एक बेहद ही जो है बड़बोले नेता हैं, जो अनुशासनहीनता करते हैं और बड़े नेताओं की इज्जत नहीं करते, उनका सत्कार नहीं करते। अगर पंजाबी में बात करें तो उनके जो समर्थक नेता हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के, वो भी अड़े हुए हैं कि सिद्धू को कोई बड़ा पद नहीं देना चाहिए, जबकि सिद्धू चाहते हैं खुद अध्यक्ष बन जाए ताकि अगले मुख्यमंत्री के लिए वो एक चेहरा बन सके या एक बड़े नेता के तौर पर उभर सके कैप्टन के समानांतर। ठीक है पंकज, चुनाव से पहले इस तरीके के बयान, इस तरीके के पोस्टर, इसके क्या मायने? साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में जो 36 का आंकड़ा बना हुआ है, पार्टी आलाकमान जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आंकड़ा अभी भी नजर आ रहा है, क्योंकि पटियाला कैप्टन अमरिंदर सिंह का घर है और पिछले 2 महीने से जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो पटियाला में रह रहे हैं, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर में रह रहे हैं और चर्चाएं तो ये भी है कि वहां से भी चुनाव जो है लड़ने की पहले तैयारी कर रहे थे। हालांकि पार्टी आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को मना लिया, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह को इकट्ठे किया जाएगा, बेहद चुनौती जो है वो रहने वाली है पार्टी आलाकमान के सामने। और जब रिपोर्ट दी जाएगी उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू को सोनिया गांधी बुलाकर मीटिंग भी जो है वो। और इसी बीच मैं रोक रही हूं आपको पंकज, बड़ी खबर, अमित शाह एक अहम बैठक करेंगे गृह मंत्रालय की आज शाम को। ये एक अहम बैठक होगी जिसमें नक्सली इलाकों के विकास पर चर्चा होगी कि कैसे उन इलाकों को और विकसित करना है, इलाकों में किस तरीके से ऑपरेशन चलाना है, उस पर भी चर्चा होगी। तो अमित शाह शाम को आज ये अहम बैठक करेंगे, आईबी चीफ समेत कई अफसर इसमें मौजूद रहेंगे। तो ये बहुत ही अहम बैठक जो गृह मंत्रालय की तरफ से आज शाम को की जाएगी, जिसमें जानकारी मिल रही है कि नक्सली इलाकों के विकास पर चर्चा होगी, साथ ही साथ इलाकों में ऑपरेशन पर भी चर्चा होगी कि किस तरीके से नक्सली इलाके जो है वहां पर ऑपरेशन चलाने चाहिए। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अमित जी देखिए, ये बैठक शाम को होगी। जिस तरीके से नक्सल इलाकों में पिछले कुछ समय से गतिविधियां चल रही हैं, कोविड के बावजूद भी जो नक्सलियों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, कैसे उन इलाकों में विकास के कार्य को अंजाम दिया जाए और किस तरीके से समानांतर ऑपरेशंस भी चलाया जाए उसको। जी, तो कुल मिलाकर आज शाम को ये अहम बैठक होनी है, नक्सली इलाकों पर किस तरीके से वहां पर विकास का काम होना है, इस बैठक पर उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ उस इलाके यानी नक्सली इलाकों में ऑपरेशन कैसे चलाए जाए उस पर भी आज अहम चर्चा होगी। और बड़ी खबर अब राजस्थान से, जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट विवाद के 10 महीने बाद एक बार फिर राज्य कांग्रेस में हलचल शुरू हो गई।
कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने राजेश पायलट का समर्थन करते हुए कहा कि विवाद के समय अगर पायलट से हाईकमान ने कोई वादा किया था तो उसे पूरा किया जाना चाहिए। वहीं 11 जून यानी कल दौसा में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की बरसी है और पायलट समर्थक कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं अशोक गहलोत की ओर से 11 जून को ही महंगाई के खिलाफ पेट्रोल पंप्स पर प्रदर्शन का ऐलान भी किया गया है। जो भी कोई बात हुई होगी हाईकमांड से या जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी से जो भी है, उनको पूरा ज़रूर, जो अगर कोई बात हुई है तो उसको ज़रूर पूरा भी करना चाहिए। उसके लिए बात नहीं है, और मेरे ख्याल से उनने वो बात उठाई है तो उसके अंदर कोई बुरे मानने की बात नहीं है कि कोई बात है तो उनको पूरा नहीं करी है तो वो बात उठा सकते हैं। उसमें मेरे ख्याल से उसमें कोई वो बात नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस पार्टी इस बात को कहती है कि आपके अंदर कोई बात है, आप कोई कार्यकर्ता है, वो स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। वहीं कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का भी सचिन पायलट के समर्थन में बयान आया। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक हमारे लोग इन कमेटियों में नहीं होंगे, पहले भी कहा था, कल भी मैंने कह रहा था, क्या गलती है टीकाराम जूली की, वचनलाल जाटव जी की, उनको कमेटी में नहीं लिया था? क्या सुभाष गर्ग जैसे लोग ही हैं क्या? वो ज़्यादा समझते हैं क्या? वही राजस्थान की राजनीति को ज़्यादा समझते हैं कि दोनों कमेटी में ले लिया? क्या कमी है? जितने भी गलत काम हुए हैं SC ST समुदाय के विपरीत, जितने भी काम हुए हैं उसमें सुभाष गर्ग जी मिले हुए हैं। दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जयपुर से हमारे साथ भवानी हमारे सहयोगी हैं, दिल्ली से अरुण हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले भवानी का रुख कर लेते हैं और किस तरीके की सियासी हलचल वहां पर चल रही है वो समझ लेते हैं। भवानी, देखिए, अभी की ब्रेकिंग ये है कि सचिन पायलट के घर समर्थक विधायकों का जुटना शुरू हो गया, और उससे भी बड़ी बात है कि विश्वेंद्र सिंह, जिसको काफ़ी टाइम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे, कल ही उन्होंने एक नेता को भेजा था, लगातार बातचीत हो रही थी, लेकिन विश्वेंद्र सिंह, जो हमारी जानकारी है, वो सचिन पायलट के घर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा तकरीबन 4 से 5 विधायक है इस वक्त सचिन पायलट के घर पहुंच चुके हैं, और थोड़ी देर में संख्या और बढ़ सकती है। उसके बाद में सचिन पायलट आगे की रणनीति तय करेंगे, और ख़ास तौर पर कल को 11 जून को जो राजेश पायलट की बरसी पर दौसा के अंदर कार्यक्रम करना है या नहीं करना, और उसमें क्या विधायकों को बुलाया जाएगा, उसको लेकर सारी रणनीति तय होनी है। अभी हमारे सचिन पायलट के नज़दीकी विधायक है वेद प्रकाश सोलंकी, उनसे बात हुई है। वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि 11 जून के कार्यक्रम को लेकर, हालांकि वो खुद वहाँ पर जाएंगे दौसा और पुष्पांजलि अर्पित करके आएंगे, लेकिन पूरा कार्यक्रम होगा नहीं होगा ये उनकी जानकारी में नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो सचिन पायलट के साथ है। सचिन पायलट जो भी फैसला करेंगे, चाहे सचिन पायलट, उन्होंने कहा कि अगर मोर्चा भी बनाते हैं तब भी उनके साथ हैं, वो सचिन पायलट के साथ रहेंगे हर वक्त। उन्होंने ये आरोप लगाया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कि उन्होंने नौकरशाहों को पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दिया, और पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पसीना बहाया उनको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं दिया, मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण की मांग की है। ऐसी पायलट कैंप के कई विधायक मांग कर रहे हैं, तो ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से दबाव बनाया जाए अशोक गहलोत पर। तो दोनों तरफ से, दोनों कैंप की ओर से आज अपनी अपनी रणनीति तय की जा रही है, और कोशिश की जा रही है कि शो ऑफ स्ट्रेंथ, ये बताया जाए कि हमारे साथ में ज़्यादा है। ये कोशिश दोनों ओर से है, और ये दिन भर इसी तरीके की कोशिश चलती रहेगी। जी अरुण, ये भंवर जितेंद्र सिंह का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि हाईकमान ने जो वादा किया उसको पूरा करना चाहिए। ये किस वादे की बात हो रही है? देखिए, उनका ये कहना था कि चूंकि जब कमेटी बनाई गई थी वो इसीलिए बनाई गई थी कि सचिन पायलट का रोल क्या होने वाला है। सचिन पायलट घर वापस आ गए हैं, सचिन पायलट के विधायक घर वापस आ गए हैं, तो अब आगे उनका क्या रोल होने वाला है संगठन में या फिर राजस्थान की सरकार में। शक्ति और सत्ता का बंटवारा आखिर किस फार्मूले के तहत किया जाए, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि सचिन पायलट राज्य में उप मुख्यमंत्री थे, इसके साथ प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, और वो यही कहते थे कि मैंने प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में गांव-गांव जाकर के लोगों को मोबिलाइज किया बीजेपी के खिलाफ, और इसीलिए बहुमत मिला और सरकार हमारी बनी। तो सत्ता में और संगठन में उनके और उनके समर्थकों की भागीदारी कैसे हो, इस बात को लेकर कमेटी बनी थी। अब यह तय करना है, जैसे कि राजस्थान के प्रदेश संगठन में जब बदलाव हुआ तो उसमें सचिन पायलट के समर्थकों को जब जगह दी गई और अच्छी खासी हिस्सेदारी दी गई। अब सचिन पायलट क्या चाहते हैं, जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार हो, उसमें उनके समर्थकों को अच्छी खासी हिस्सेदारी दी जाए, बढ़िया मंत्रालय दिए जाए, जो निगम बोर्ड पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होने अध्यक्षों के उसमें जिम्मेदारी दी जाए, उनके समर्थकों को और पद दिए जाए। साथ ही साथ सचिन पायलट खुद के लिए
केंद्रीय भूमिका या फिर राज्य में ही बड़ी भूमिका चाहते हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जो है वो उनकी पसंद के नहीं है, वो हैं अशोक गहलोत की पसंद के। तो उनका ही वो पद था जब वो अध्यक्ष थे, लेकिन पार्टी ने उनको निकाला, अध्यक्ष पद से हटाया, उप मुख्यमंत्री पद से हटाया। तो किस तरह से अपना रसूख पाए, अपनी पॉलिटिकल जो उनका वेटेज था वो वापस आए, इसी बात को लेकर के वो दबाव बना रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व पर। बिल्कुल, तो अब देखिए इस तरीके से देखना होगा। हालांकि कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद पर बनाई गई कमेटी के बारे में बोलने से इनकार कर दिया। मेरी सबसे होती है, आपसे भी दिन में 4 बार होती है, अजय माकन जी से होती है, मुख्यमंत्री जी से होती है, पायलट साहब से होती है, सब पार्टी के लीडर से, हमारे और विपक्ष के लीडरों से भी बातें होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो मेरे क्षेत्राधिकार में है, मैं उसी प्रश्न का जवाब देता हूं। भवानी, क्या विपक्ष की तरफ से भी अभी तक कुछ कहा गया इस पूरे विषय पर? देखिए, विपक्ष को तो जाहिर तौर पर मौका मिला हुआ, इसलिए विपक्ष तो लगातार निशाने साध रहा। वो कह रहे हैं कि अब जो कलह है वो खुलकर सामने आ गई है और कहीं न कहीं जो सचिन पायलट की उपेक्षा हो रही थी, इस वजह से कांग्रेस के अंदर वापस आंतरिक विद्रोह की स्थिति बनी है। लेकिन इससे बड़ी बात ये है कि जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी के कुछ बड़े नेता जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि के हैं वो सचिन पायलट से बात कर रहे हैं और सचिन पायलट को इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी के अंदर आ जाए, उनके समर्थक विधायक बीजेपी के अंदर आ जाएं। उसमें कई नेता बात कर रहे हैं और ये सिलसिला पिछले 2-3 दिन से जारी है। तो ये कोशिश बीजेपी चाहेगी कि अगर ये जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में टसल बढ़े और विद्रोह की स्थिति हो तो उसका फायदा उठाया जाए कि सचिन पायलट उनके कैंप में आ जाएं। सचिन पायलट बीजेपी को इसलिए चाहिए कि सचिन पायलट राजस्थान के अंदर जनाधार वाले बड़े नेता हैं, तो वो जाहिर तौर पर बीजेपी चाहेगी कि किसी भी तरीके से ये सचिन पायलट उनके साथ में आए और खासतौर पर ईस्टर्न राजस्थान में जहाँ सचिन पायलट का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, गुज्जर मीणा बेल्ट में, वो फायदा हो सकता है। लेकिन सचिन पायलट ऐसा अभी नहीं सोच रहे हैं। वो बीजेपी में जाने के बारे में तो कम से कम इसलिए नहीं सोच रहे हैं क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल आधार है राजस्थान के अंदर और खासतौर पर जिस इलाके के अंदर है, उनका अपना खुद का एक ताकत है, एक वजूद रखते हैं। इसलिए अगर सचिन पायलट अभी फिलहाल यही कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से दबाव बनाया जाए और उनको बराबर की भागीदारी मिले, उनके जो समर्थक नेता हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट मिले, इसके अलावा उनके कद का सम्मान हो। उनके कद का सम्मान कैसे हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ बदला नहीं जा सकता और उप मुख्यमंत्री है वो खुद भी नहीं बनना चाहेंगे। तो ऐसे में हो सकता हो कि वो केंद्रीय भूमिका के लिए तैयार हो, लेकिन ये तब हो जब सुलह कमेटी जो बनाई गई थी वो सुलह कमेटी इस बारे में कोई फैसला करे, यानी कि पार्टी आलाकमान इस बारे में विचार करे। तो पूरा मसला फंसा हुआ है और अशोक गहलोत ये मैसेज देना ही नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान के अंदर उनके बराबर की हैसियत के नेता हैं। वो ये इस कोशिश में है कि किसी तरीके से अगर उनको कुछ देना भी पड़े तो उनके कुछ लोगों को पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दे दिया जाए, कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया जाए, ये उनकी कोशिश है। तो ये एक तरह से यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अहम की लड़ाई है, वो सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है। और इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो स्थिति है वो थोड़ी सी दुविधा की स्थिति है। कई गहलोत समर्थक नेता हैं वो भी ये चाहते हैं कि इस मामले का पटाक्षेप हो, नहीं तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। जी ठीक है, जरा आप रहिए साथ, अरुण भी हमारे साथ हैं। अरुण, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से अभी तक इस पूरे विवाद को लेकर कुछ कहा गया? देखिए, कांग्रेस हाईकमान ने कमेटी बना दी है। अजय माकन लगातार बातचीत कर रहे हैं। अजय माकन ने सचिन पायलट से मुलाकात भी की है, उनकी मंशा भी उनको पता है, उनकी इच्छा भी पता है, उनकी मांग भी पता है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या अशोक गहलोत इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत की नाराजगी की कीमत पर सचिन पायलट को एकोमोडेट करना कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा है और ये बात कांग्रेस जानती है और इसीलिए फूक फूक कर कदम उठा रही है। जैसा कि मैं सुबह से कह रहा हूं आपसे, कूलिंग ऑफ पीरियड है ये। उसी समय संकेत दे दिया गया था कांग्रेस की तरफ से कि सचिन पायलट ने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं थी कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए। उनके विधायकों को लेकर के वो हरियाणा चले गए, उनके इशारे पर वो दिल्ली चले गए, उनकी बातचीत हो गई थी विपक्षी खेमे से। लेकिन चूंकि जरूरी संख्या सरकार गिराने लायक या बीजेपी की सरकार बनवाने लायक वो नहीं जुटा पाए, इसलिए उनको मजबूरन पार्टी में आना पड़ा। और जब मजबूरी में आप वापस लौटते हैं तो आपकी वो साख और वो कदर रह नहीं जाती है और पार्टी ये चाहती है कि थोड़ा समय मिले, थोड़े समय के बाद जब स्थिति सामान्य हो जाए तभी उनको जिम्मेदारी दी जाए। जहां तक प्रदेश में जिम्मेदारी देने की बात है, निश्चित रूप से कांग्रेस ने जिस तरह से संगठन में उनको जिम्मेदारी उनके लोगों को दी, उसी तरह से सरकार में भी जब कैबिनेट का फेरबदल होगा तो जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन अटकी बात इसी पर है कि वो ज्यादा चाहते हैं, अपना से ज्यादा महत्व चाहते हैं, जो अशोक गहलोत या फिर कुछ हद तक केंद्रीय आला कमान भी नहीं देना चाहता उनको भी।
भवानी, जो ये शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से कहें सचिन पायलट का कल होने वाला है, इसका कितना असर अब वहां की सियासत पर पड़ेगा? देखिए, शक्ति प्रदर्शन होगा या नहीं होगा ये तो अभी जो अपने समर्थक विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं उसके बाद में तय करेंगे कि क्या केवल एक छोटा सा औपचारिक समारोह होगा या फिर उसके बाद में शो ऑफ स्ट्रेंथ जिससे तरह पिछली बार किया गया उसकी तरह ही करेंगे। लेकिन वो सचिन पायलट तब करेंगे जब आज वो विधायकों से बात कर लेंगे, उनके घर पर कितने विधायक और जुटते हैं, उसके बाद में कितने लोग कल के उसके अंदर आने के लिए तैयार होते हैं, वो तमाम देखेंगे। सचिन पायलट नहीं चाहेंगे कि 18 विधायक जो उनके साथ थे उससे कोई कम वहां पर दौसा के अंदर पहुंचे, जिससे ये मैसेज कतई नहीं जाए कि उनके पास में विधायकों की संख्या कम है। अगर ज़्यादा होंगे तो कल का शक्ति प्रदर्शन करेंगे, नहीं तो हो सकता हो कि उसको सांकेतिक कर दें और कुछ दिनों के लिए उसको होल्ड किया जा सकता है। तब तक वो मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे। विधायकों से लगातार हम देख रहे हैं कि कल से सचिन पायलट संपर्क साध रहे हैं अपने समर्थक विधायकों से, इवन अशोक गहलोत कैंप के विधायक उनसे भी वो लगातार बात कर रहे हैं जो नाराज है, जो किसी वजह से किन्हीं कारणों से नाराज है। तो अब सचिन पायलट की पहली कोशिश ये है कि किसी तरीके से वो दिखाएं कि वो राजस्थान के अंदर ग्राउंड लेवल के न केवल स्टेट के अंदर बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उनका कद काठी काफ़ी बड़ी है। तो वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि लोग आए, उनके सपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ये कोशिश की जा रही है। तो अभी जो दोनों की तरफ से तात्कालिक जो कोशिश है अगले 1-2 दिन में दिखाई देगी, वो इसी तरीके का शो स्टॉप होगा। और यही अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये मैसेज नहीं जाए कि अशोक गहलोत कमजोर हुए हैं। ठीक है, रहिए जरा भवानी आप साथ। वहीं सचिन पायलट का खुलेआम समर्थन करते हुए विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने अशोक गहलोत पर निशाना साधा। सोलंकी साहब, जिस तरीके से जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो पिछली बार जो इश्यू हुआ था 10 महीने पहले, पंजाब के अंदर कमेटी बन गई, रिपोर्ट भी दे दी, राजस्थान के अंदर कुछ नहीं हुआ, क्या कहेंगे? नहीं, रिपोर्ट को काफ़ी लंबा समय हो गया। 10 महीने बहुत लंबा समय होता है। जब हमारी 5 साल की सरकार है उसमें 10 महीने में अगर रिपोर्ट नहीं आई, अभी तक ये तय नहीं पर करे कि करना क्या है। लेकिन हमारा कुछ करें या नहीं करें, मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम मंत्रिमंडल का विस्तार तो ज़रूर करना चाहिए था, जिससे सरकार का विकेंद्रीकरण होगा, मंत्री ज़्यादा मिलेंगे तो इससे कार्यकर्ताओं का ही फायदा होगा। कार्यकर्ता उनको आसानी से मिल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई सफ़र कर रहा है तो प्रदेश की जनता भी कर रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कर रहा है, अपने जगह महसूस कर रहा है। तो ये तो समय रहते करना चाहिए। क्या लगता है क्यों नहीं हो पा रहा है? अब ये तो अलाकामा नहीं बता सकते हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि भाई क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमने बार बार समय समय पे ये बात कही भी है कि जल्दी से जल्दी करें तो अच्छा होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा होगा। और जो ये नियुक्तियां वगैरह करी जा रही हैं, धीरे धीरे कर भी दी हैं और भी करी जा रही हैं, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को महत्व देंगे तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो उदास घूम रहे हैं उनमें संचार का संचार। क्योंकि अगर ये फैसला और नहीं करते हैं या आलाकमान या मुख्यमंत्री, कोई आगे की रणनीति है? देखिए, अभी तक आगे की कोई रणनीति नहीं है, लेकिन रणनीति साफ है कि जो पायलट साहब निर्णय लेंगे मैं तो उनके साथ हूँ। जो भी वो निर्णय लेंगे, जिस तरह से भी लेंगे, मैं पायलट साहब के साथ हूँ। और एक ही बात है, उद्देश्य ये की है कि उद्देश्य पायलट साहब के साथ में लोग कहते हैं भाई पायलट साहब के साथ ही क्यों। हमने यही कहा कि जब 7 साल 6 साल जब अध्यक्ष रहे तो SC/ST माइनॉरिटी के लोगों के लिए जो वादे उन्होंने किए थे उस समय, चाहे संगठन के लिए किए हों चाहे उसमें टिकट के लिए किए हों, उस वादों में वो खरे उतरे थे। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहां NDA से जुड़े नेताओं के बयानों से नई सियासी हलचल शुरू हो गई है। NDA में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने NDA के दलों के बीच एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की। वहीं बीजेपी और JDU की तरफ से कुछ बयान भी सामने आए हैं। तो अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें, दरअसल NDA में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने NDA के दलों के बीच एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की है। वहीं बीजेपी और JDU की तरफ से कुछ बयान भी सामने आए, जहां एक तरफ JDU की तरफ से कहा गया कि ये हमारा आंतरिक मामला है, अभी कोई भी ऐसी कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। वहीं बीजेपी की कोई बड़े नेता की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया, लेकिन जीतन राम मांझी ये मांग कर रहे हैं कि NDA के बीच जो दल हैं छोटे बड़े, उनके कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमेटी बननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लगातार अपनी बयानबाजी से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेता सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर करके लगातार विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा NDA के शीर्ष नेतृत्व से मांग करती है कि बिहार सरकार के ऐसे बयानबाजी के खिलाफ अब बिहार में NDA कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी जरूरी है।
नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। बात को हमेशा उठाने की जरूरत नहीं है। अब अभी इस सवाल का कोई मतलब नहीं। कोई सवाल मन में अगर आए तो इंटरनल फोरम पर सवालों को उठाना चाहिए। सरकार अकेले जेडीयू की नहीं है, सरकार अकेले बीजेपी की नहीं है, और भी पार्टी है जेडीयू बीजेपी के अलावा, सब लोगों को मिलाकर सरकार है। तो कहीं कुछ कमी है, उसको दूर करने की जवाबदेही सबकी है। इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन कुमार पटना से इस वक्त जुड़ चुके हैं और अब थोड़ी देर में अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से साथ होंगे। चंद्रमोहन का जल्दी से रुख कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिरकार बिहार में कैसे सियासी हलचल तेज हुई है। चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए दानिश रिजवान जिनका बयान आप सुन रहे थे, हम के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कल ये कहा था कि बीजेपी के कुछ नेता बयान देकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल ही जो बीजेपी के एक विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, उनका एक बयान आया था जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मदरसों में आतंक की पढ़ाई होती है, ऐसे में मदरसों को बंद कर देना चाहिए। और इसको लेकर आज फिर वही हम के जो प्रवक्ता हैं उनका जवाब देते हुए एक बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर कोई गरीब दलित का बच्चा स्कूल जाए या आगे बढ़े तो वो नक्सली हो जाता है, और अगर कोई अल्पसंख्यक का बेटा मदरसा जाता है तो उसे आतंकी करार दिया जाता है। तो ये साफ तौर पर जो दो फाड़ दिखाई दे रही है, एक तरफ जो हम है वो है तो दूसरी तरफ बीजेपी है, और दोनों में साफ तौर पर तनातनी भी इस बयान के बाद नजर आ रहा है। क्योंकि बीजेपी के विधायक अगर कुछ बयान दे रहे हैं तो उनको लेकर पलटवार किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर यह समझा जा सकता है कि बिहार के एनडीए में कहीं ना कहीं जरूर आग लगी हुई है और उसका धुआं का गुबार जो है वो दिखाई दे रहा है। और जाहिर सी बात है अब इसको लेकर सियासत भी आगे बढ़ेगी। जिस तरह से एक दल दूसरे दल के ऊपर छिटाकसी कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि जरूर यह बात आगे बढ़ेगी। चंद्रमोहन, अभी तक देखिए हम देख रहे हैं जेडीयू का भी बयान आया, क्या बीजेपी की तरफ से किसी बड़े नेता का बयान आया इस मामले पर? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के बड़े नेता का किसी का बयान नहीं आया है, लेकिन जिन नेताओं से मेरी बात हुई है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मांग जीतन राम मांझी कर रहे हैं उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एक तरफ जो मुख्य घटक दल है जेडीयू, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो वहीं दूसरा जो घटक दल है, जो सबसे बड़ा घटक दल है बीजेपी, उसके भी नेता कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में साफ तौर पर जीतन राम मांझी अलग थलग नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने यह कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की ज़रूरत है, इसका मतलब कि उनके बातों को एनडीए में नहीं सुना जा रहा है और इसी को लेकर वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं। और अब जब यह बात आगे बढ़ी है तो आने वाले दिनों में यह ज़रूर देखने को मिलेगा कि इन सभी दलों के बड़े नेताओं की एक बैठक ज़रूर होगी। भले ही वो मीडिया में सामने ना आए या फिर मीडिया में जाहिर ना किया जाए, लेकिन इस आग पर पानी डालने के लिए इस बात की कोशिश ज़रूर होगी कि कैसे इस पूरे मामले को सुलझाया जाए। क्योंकि सरकार के 1 साल हो गए और जिस तरह से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं जो छोटे घटक दल हैं उनके द्वारा, चाहे वो मुकेश सहनी की पार्टी हो, उन्होंने कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी से मुलाकात की थी और उसके बाद जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पर बीजेपी के नेताओं पर भी सवाल खड़े किए थे। और अब उनका यह कहना कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की जरूरत है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए चंद्रमोहन, अब बयान भी लगातार आ रहे हैं जहां अब इस पूरे मामले पर आरजेडी की तरफ से भी एक बयान आया है, सुनिए। बिहार की जो एनडीए हुकूमत है ये जनता में अपनी विश्वास खो दिया है। जनता में विश्वास ही नहीं खोया है, गठबंधन दलों के बीच भी विश्वास इन लोगों ने खो दिया है। अब नेतृत्व पर किसी को भरोसा नहीं है क्योंकि ये नेतृत्व बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग हो रही है, बिहार को रसातल में ढकेल कर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं लोग। हर एक दूसरा घटक दल एक दूसरे को डिच कर रही है। अमिताभ जी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, सरकार बने 1 साल ही हुए हैं और इन बयानों का इस समय आना, इसका कोई खास मतलब? अब
घर में बर्तन होंगे तो बर्तन खड़खड़ाएंगे ही। और इतनी तो बात साफ है कि जो छोटी पार्टियां होती हैं, चाहे हम पार्टी हो चाहे वीआईपी पार्टी हो, उन छोटी पार्टियों की बार्गेनिंग की ताकत थोड़ी कम होती है। वैसे भी आपको याद होगा हम पार्टी को एक मंत्री पद दिया भी हुआ है, उनके परिवार के एक सदस्य को एमएलसी भी दिया हुआ है, 4 एमएलए उनके जीत कर आए थे। तो हो सकता है 1 साल के बाद कैबिनेट मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए या फिर विधान परिषद में ज़्यादा जगह लेने के लिए, तो एक दबाव की राजनीति हमेशा से काम आती है छोटे दलों को, जिनका अपना एक कमिटेड वोट बैंक है, जिनकी ज़रूरत बड़ी पार्टियों को चुनाव के समय होती है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि इन राजनीतिक दलों को अपनी अनदेखी से और आने वाले दिनों में अगर कुछ मिल सकता है मंत्रिमंडल से लेकर विधान परिषद में, तो ये 2-3 चीज़ें हो सकता है कि इन दलों की निगाहों में हो। लेकिन सबसे बड़ी बात एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की ज़रूरत हमेशा से बात की जाती रही है, बीजेपी भी लगातार ये बात करती रही थी। लेकिन अब जब बड़े नेताओं के बीच आपस में समन्वय हो, अगर आपस में सब बैठकर मसले सुलझा रहे हो, तो फिर इस एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की ज़रूरत क्या है? यही बीजेपी का तर्क है। और बीजेपी भी अब क्योंकि अब फॉर्मूला पुराने ज़माने जैसा नहीं चल रहा है कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी है, बाकी पार्टियां छोटी छोटी हैं और सारी की सारी ताकत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास केंद्रित है। अब बीजेपी भी असर्ट करने लगी है। बीजेपी प्रशासन के मुद्दे हों या फिर विकास के डेवलपमेंट के मुद्दे हों, तमाम चीज़ें हैं जो बीजेपी अपनी बात जरूर मजबूती से रखने लगी है। तो हो सकता है कि थोड़ी कसमसाहट, थोड़ा टकराव इस कारण से भी ज़्यादा बढ़ रहा हो। लेकिन अमिताभ जी, जो कुछ भी चल रहा है अभी बिहार की राजनीति में, उसका असर आप क्या देखते हैं? क्या पड़ेगा उसका असर? वाला नहीं, क्योंकि अभी लोकसभा, अभी चुनाव में एक साल ही हुआ है चुनाव हुए और चुनाव के नतीजे आए हुए। तो सब पार्टियों ने अपनी अपनी बार्गेनिंग करके सब ने अपने अपने हिसाब से विधानसभा चुनाव के लिए अपने अपने उम्मीदवारों के लिए टिकट ले लिए थे, अपने अपने हिसाब से अपनी संख्या ले ली थी। सब कुछ जीते थे, कुछ हारे थे, लेकिन इतना था कि सबको कैबिनेट में जगह मिली, कुछ को विधान परिषद में भी जगह मिली, जो चाहा हुआ। लेकिन 1 साल के बाद अनदेखी होती है। हो सकता है कि वहाँ के जो कई दल हैं उनको लग रहा हो बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी पिछड़ रही है, लेकिन वो ये क्यों भूल जाती है कि असम भी बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी जीत कर आई है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्थानीय चुनाव, स्थानीय राज्यों के हिसाब से होती हैं। लेकिन बिहार का जहाँ तक मसला है, लोकसभा चुनाव भी दूर है, विधानसभा चुनाव तो और ज़्यादा दूर हैं 2025 में। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा प्री मैच्योर होगा ये कहने का कि वो संगठन से टूटेंगे या सरकार से टूटेंगे या गठबंधन से टूटेंगे। मुझे लगता है फिलहाल ये कुछ ना कुछ बार्गेन करने के लिए आगे आने वाले दिनों में। रोक रहे हो अमिताभ जी, आपको बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बांका मदरसा धमाके से जुड़ी हुई एनआईए को अब जांच जो है वो सौंपी जा सकती है। तो बिहार के बांका में बुधवार को आपको बता दें ये धमाका हुआ था और एमएचए जारी इस पे कर सकता है नोटिफिकेशन, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो बांका मदरसा धमाके की जांच अब एनआईए को सौंपी जा सकती है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आपको बता दें बिहार के बांका में बुधवार को ही ये धमाका हुआ था और इस धमाके के पीछे क्या है, इसके लिए दरअसल अब एनआईए जांच कर सकती है। आगे की जांच में एनआईए शामिल होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त बांका मदरसा धमाके से जुड़ी हुई, एनआईए को पूरी जांच सौंपी जा सकती है। हालांकि आपको बता दें इसको लेकर नोटिफिकेशन भी एमएचए की तरफ से जारी किया गया, गृह मंत्रालय जारी कर सकता है इसको लेकर नोटिफिकेशन और जल्द ही ये जांच जो है वो एनआईए को सौंपी जा सकती है। तो बड़ी खबर बुधवार को ही आपको बता दें मदरसे में धमाका हुआ था, जिसको लेकर अब जांच जारी है और ये जांच एनआईए को सौंपा जा सकता है। नीतीश कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। नीतीश, देखिए अर्पिता, इन ऑल प्रोबेबिलिटी पूरी संभावना है इसकी कि जांच एनआईए को सौंप दी जाए। एनआईए की टीम भी कल वहां पर पहुंची थी ब्लास्ट होने के बाद। अब उस पर जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो तैयार कर रही है। इसके अलावा कल एफएसएल की टीम भी पहुंची थी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की, उसने भी सैंपल्स वहां पर उठाए हैं और इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, पूरी संभावना है रादर कि जल्द ही नोटिफिकेशन होगा एमएचए की तरफ से और ये जांच, बांका मदरसे की जांच, जिसमें एक छत उड़ गई थी और 2 से 3 लोग इसमें घायल हुए थे और टेरर एंगल की संभावना को नकारा नहीं जा रहा है इस पूरे मामले में, जिसके बाद ये जांच मोस्ट लाइकली एनआईए को सौंप दी जाएगी। जल्दी इसके बारे में एक नोटिफिकेशन भी आ सकता है गृह मंत्रालय की तरफ। चंद्रमोहन भी हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, आपके पास भी कोई अपडेट, कब तक नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए इस धमाके के बाद से ही लगातार वहां पर जो बिहार के अधिकारी हैं, जो वहां के जिला के एसपी हैं, डीआईजी हैं और साथ ही एटीएस की टीम कल शाम में भी पहुंची थी और आज भी सुबह से पहुंचकर वहां जांच की जा रही है। और साथ ही जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक
केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इस धमाके पर नजर बनाए हुए है और पल पल का अपडेट भी लिया जा रहा है। ऐसे में साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी और जो एटीएस की टीम अभी पहुंची है वो भी वहां से साक्ष्य इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। इस धमाके में एक मौलवी की मौत हुई थी और उसके बाद 6 लोगों के घायल होने की बात सामने आई थी। हालांकि जब यह धमाका हुआ था उसके बाद पूरे मामले को छुपाने की भी कोशिश की गई आसपास के लोगों से और गांव के लोगों से, लेकिन जब वहां पर प्रशासन की टीम पहुंची, जब वहां पर फोरेंसिक की टीम पहुंची तो यह बातें सामने आई कि वहां पर बारूद के निशान मिले हैं और कई धमाके ऑफ सीरीज जिसको कहा जाता है वो वहां पर देखने को मिला था। जो मुझे जानकारी है सूत्रों के मुताबिक उसके जानकारी के मुताबिक लगभग 9 धमाके वहां पर हुए थे। ऐसे में पूरी तरीके से जो मदरसा है नौटोलिया का वो ध्वस्त हो गया था और अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और यह माना जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले में एनआईए जांच में जुट जाएगी कि कहीं कोई यहां पर मॉड्यूल तो काम नहीं कर रहा था। तो ऐसे में इस पूरे धमाके के बाद फूंक कर जो जांच अधिकारी हैं वो कदम उठा रहे हैं और एक एक साक्ष्य को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में एनआईए की ओर से जल्द ही इसमें नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसकी एक टीम पहुंचेगी जो पूरे मामले की जांच करेगी कि कहीं इस पूरे मामले में कोई आतंकी गतिविधि तो नहीं शामिल था। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जब कल शाम में वहां पर एटीएस की टीम पहुंची थी उससे पहले वहां पर जो फोरेंसिक की टीम पहुंची थी वहां से बारूद के जो हैं वो निशान मिले थे, बारूद के वहां से सुगंध मिल रहे थे और ऐसे में जो साक्ष्य इकट्ठा किए गए थे उसमें भी यह पाया गया था कि एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। तो जाहिर सी बात है अब इस पूरे मामले की जांच जब एनआईए करेगी उसके बाद साफ हो पाएगा कि ठीक है चंद्रमोहन जरूर रहिए आप साथ। देखिए बिहार के बांका मदरसा ब्लास्ट मामले में एटीएस की 7 सदस्यों वाली एक टीम जांच के लिए दूसरे दिन भी पहुंची। 2 दिन पहले मदरसे में एक जोरदार धमाका हुआ था जिसमें मदरसे के मौलाना की मौत हो गई थी। इस मामले में कल भी एटीएस की टीम ने वहां जाकर जांच की थी। चंद्रमोहन, एटीएस की जांच अभी कहां तक पहुंची? बिल्कुल, देखिए कल 7 सदस्यीय टीम एटीएस की वहां पर पहुंची थी जो पूरी तरीके से शाम तक जब तक वक्त था वहां से कुछ साक्ष्य इकट्ठे किए गए और पूरे मामले की जांच की गई। कुछ लोगों से, वहां के आसपास के लोगों से जानकारी भी इकट्ठा करने की कोशिश की गई और आज सुबह एटीएस की टीम वहां पर पहुंची है जिसमें कई लोग मौजूद हैं और पूरी तरीके से साइंटिफिक तरीके से वहां से एविडेंस भी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और यह माना जा रहा है कि जब एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी उसके बाद यह खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस धमाके के पीछे की हकीकत क्या है। क्या कोई नया मॉड्यूल तैयार किया जा रहा था? क्योंकि जिस तरह से वहां पर नौटोलिया में इस मदरसे में धमाका हुआ है, आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखकर यह समझ सकते हैं कि किस तरह से वहां पर जो मदरसा है उसके परखच्चे उड़ गए हैं। जो भी वहां पर दीवार था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है और जो पास का मस्जिद है उसको भी नुकसान पहुंचा था। तो इस पूरे मामले की जांच पहले वहां की जिला प्रशासन की जो टीम थी, जो एसपी थे वो पहुंचे थे, फिर उसके बाद डीआईजी पहुंचे और उसके बाद फिर जब वहां पर फोरेंसिक की टीम पहुंची, एटीएस की टीम पहुंची है तो अब यह माना जा रहा है कि इसका कहीं ना कहीं से कनेक्शन हो सकता है क्योंकि सीरीज ऑफ बम धमाके की बात की जा रही है और जिस तरह से वहां पर निशान मिले हैं इसको लेकर यह माना जा रहा है कि जब इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो पाएगा। ठीक है चंद्रमोहन जरूर रहिए आप साथ। देखिए बांका के मदरसे में हुए धमाके के बाद राज्य की सियासत में हलचल शुरू हो गई है। इस घटना को लेकर बीजेपी ने क्या कहा उसे जरा सुन लीजिए। मस्जिद में जो विस्फोट हुआ है इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। साथ ही यह अब स्पष्ट हो गया है कि मदरसा में केवल धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मदरसा में विस्फोट यह साबित करता है कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, वहाँ आतंकवाद का पाठ नौनिहालों को पढ़ाया जाता है। बांका के मदरसे में हुए ब्लास्ट के मामले में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि गरीब दलित जब आगे बढ़े तो नक्सली, गरीब मुसलमान जब मदरसे में पढ़े तो आतंकी। भाई साहब ऐसी मानसिकता से बाहर निकलिए, ये राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं। हम बांका बम विस्फोट की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। जीतन राम मांझी के ट्वीट के बाद पार्टी की तरफ से भी इस मुद्दे पर बयान दिया गया।
गरीब मुसलमान जब मदरसे में पढ़ने जाता है तो वही तबका उनको आतंकवादी कहता है। ऐसे तबके के लोगों से आग्रह है कि अपनी विकृत मानसिकता से बाहर निकलिए, ये राष्ट्रहित के लिए खतरनाक है। बांका की घटना की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा उच्च स्तरीय जांच की मांग करता है। चंद्रमोहन, अलग अलग सियासी बयान भी सामने आ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के बयान सामने आ रहे हैं। इन बयान के क्या मायने हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी के जो विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने सीधे तौर पर सवाल खड़े किए और उन्होंने ये कहा कि जो यहाँ पर मदरसा चल रहा था, जो धमाका हुआ है, उसमें आतंकी गतिविधि संचालित हो रहे थे। तो उसके जवाब में जो हम के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, इस धमाके के बाद जो बिहार में एनडीए है, उसके दो दल आमने सामने हो गए हैं, जिसमें एक तरफ बीजेपी है तो दूसरे तरफ हम हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी जो कनेक्शन है वो बिहार के सत्ता की जो बात हो रही है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उससे भी जुड़ते जा रहा है। क्योंकि एक नेता दूसरे के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं तो दूसरे नेता उसका पलटवार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी तो उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या है। लेकिन अभी जिस तरह से एनडीए के दो दल के नेता आपस में भिड़ रहे हैं, इससे यह भी जाहिर हो रहा है कि बिहार एनडीए में कहीं ना कहीं आग लगी हुई है और यही वजह है कि उसका धुआं दो दलों के बीच में दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल बड़ी खबर तो यही है कि जल्द ही गृह मंत्रालय की तरफ से अब नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है और एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।